सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 139 पहला प्रश्न। एक स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? एक स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। 2. पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। 3. पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। 4. मल्च बनाने मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. 1 और 3 B. 1, 2 और 4 C. केवल 4 D. 2 और 3 इस प्रश्न का उत्तर है B. स्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से कई दृष्टियों में भिन्न है। एक स्थायी कृषि एक धान्य मोनोक्रॉप कृषि को हतोत्साहित करती है, जबकि पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि प्रमुख होती है। 2. रासायनिक कृषि मृदा की लवणता बढ़ा सकती है, जो स्थायी कृषि में नहीं होता। 3. मल्चिंग स्थायी कृषि का अहम हिस्सा है, लेकिन पारंपरिक रासायनिक कृषि में यह जरूरी नहीं होता। 4. स्थायी कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी संभव है, तो यह गलत है। अगला प्रश्न। 2. ताड़ तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। 2. ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। 3. ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3 C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3 इस प्रश्न का उत्तर है B. 1. ताड़ तेल वृक्ष प्राकृतिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं पाया जाता। यह अफ्रीका का मूल निवासी है और दक्षिण पूर्व एशिया में इसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाया जाता है। 2. ताड़ तेल का उपयोग लिपस्टिक, इत्र और अन्य सौंदर्य उत्पादों के निर्माण में होता है। 3. ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल, बायोडीजल के उत्पादन में भी किया जा सकता है। इसलिए कथन 1 गलत और 2, 3 सही हैं। अगला प्रश्न। 3. सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? A. चेनाब B. झेलम C. रावी D. सतलुज इस प्रश्न का उत्तर है D. सिंधु नदी प्रणाली में 4 प्रमुख नदियां चेनाब, झेलम, रावी और सतलुज शामिल हैं। इनमें से सतलुज नदी सीधे सिंधु नदी में मिलती है। अन्य नदियां जैसे चेनाब, झेलम और रावी पहले मिलकर कुछ अन्य नदियों से मिलती हैं, फिर वे सिंधु नदी से जुड़ती हैं। इसलिए सतलुज वह नदी है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। अगला प्रश्न। 4. भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? A. हिमनद B. गरान, मैंग्रोव क्षेत्र C. रामसर क्षेत्र D. लवण झील इस प्रश्न का उत्तर है D. भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू ये सभी लवण झीलों के नाम हैं। ये लवणीय, सोडिक झीलें राजस्थान राज्य में स्थित हैं और इनका पानी नमकीन होता है। लवण झीलें मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां जलवायु शुष्क होती है और मृदा में लवण की अधिकता होती है। ये झीलें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगला प्रश्न। 5. निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1. ब्राह्मणी 2. नागावली 3. सुवर्णरेखा
4 वंशधारा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 3 और 4, डी 1 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। नागावली और वंशधारा नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। नागावली नदी ओडिशा में स्थित है और यह पूर्वी घाट से निकलती है। वंशधारा नदी भी पूर्वी घाट के पहाड़ी इलाकों से निकलकर पश्चिमी ओडिशा और झारखंड के क्षेत्रों से बहती है, जबकि ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नदियां पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से निकलती हैं, इसलिए ये पूर्वी घाट से नहीं निकलती। इस प्रकार केवल नागावली और वंशधारा नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। अगला प्रश्न 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्र संस्तरीय सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। 2 भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। 3 दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन समुद्र संस्तरीय खनन के लिए लाइसेंस नहीं प्रदान करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण ISA यह कार्य करता है, इसलिए पहला कथन गलत है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, जो सही है। दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल समुद्र की अधस्थल पर उपलब्ध होते हैं और इनका खनन वर्तमान में विचाराधीन है, इसलिए तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न 7 निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? ए गन्ना, बी सूरजमुखी, सी बाजरा, डी अरहर रेड ग्राम। इस प्रश्न का उत्तर है ए। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन समुद्र संस्तरीय खनन के लिए लाइसेंस नहीं देता है। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण ISA द्वारा किया जाता है, इसलिए पहला कथन गलत है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, जो दूसरे कथन को सही बनाता है। समुद्र की अधस्थल पर दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल्स उपलब्ध होते हैं, जो तकनीकी रूप से खनन के लिए विचाराधीन हैं और इन खनिजों की खोज के प्रयास चल रहे हैं, इसलिए तीसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। 2 शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। 1 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन ट्रेड वाइंड्स पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं, जो समुद्र की सतह को ठंडा करते हैं। इसके कारण पश्चिमी महासागरीय क्षेत्रों में गर्म पानी जमा होता है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में पानी अपेक्षाकृत ठंडा होता है। इसलिए पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। 2 शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन वेस्टर्लीज पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं और महासागरों के पश्चिमी खंडों को ठंडा करते हैं, जबकि पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाते हैं। इसलिए दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न 9 जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAF.S
द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। 2 CCAF.S परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। 3 भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। 1 भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण CCAF.S परियोजना का हिस्सा है, जो जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम है। 2 CCAF.S परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR द्वारा संचालित होती है, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। 3 भारत में स्थित ICRISAT अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है, इसलिए सभी 3 कथन सही हैं। अगला प्रश्न 10 पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवोम बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणामस्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपिफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिस्थ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? ए. शंकुधारी वन, बी. शुष्क पर्णपाती वन, सी. गरान मैंग्रोव वन, डी. उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पत्ती कूड़ा लीफ लिटर तेजी से विघटित होता है, जिससे मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। इस वातावरण में जीवाणु और कवक पत्तियों को जल्दी नष्ट करते हैं। इन वनों में विभिन्न प्रकार के पौधे, जैसे आरोहण करने वाले पौधे, वाइन और एपिफाइट्स जैसे ऑर्किड और मॉस, पेड़ों के ऊपरी भाग में जड़ें जमाकर अपनी वृद्धि करते हैं। यह जीवों की विविधता और जंगल की संरचना को विशेष बनाता है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का विशेष लक्षण है।